हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलेगी, 9th की, उसके बाद 10th की, और 9th-10th की जो बेसिक इकोनॉमिक्स होती है वो समझने के बाद जो हमारी ग्रेजुएशन की 11th-12th की है वो तो चल ही रही है, ठीक है, लेकिन उसका बेसिक भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने स्टार्ट किया है 9th क्लास की इकोनॉमिक्स से, जिसमें हम स्टोरी देखेंगे पालमपुर विलेज की, कि पालमपुर विलेज में जो स्टोरी उनमें दिखाई गई है उससे हमें क्या समझ में आता है और उसको इकोनॉमिक्स से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए वन क्रॉप को, अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक ही जगह पे हम अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को अगर लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ये एक बहुत सा कॉमन वे है अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का एक पीस ऑफ लैंड पे। जितने भी पालमपुर के विलेज के फार्मर्स हैं वो कम से कम 2 मेन क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे कि, और पोटैटो को एक तीसरी फसल के रूप में लगा देते हैं पिछले 15-20 सालों से। तो क्या हो जाता है, उनकी जो फसल होती है वो 2-3 गुना हो जाती है। जैसे कि गेहूं के साथ शुगर केन लगा दिया और पोटैटो लगा दिया, बाजरा के साथ लगा दिया शुगर केन और पोटैटो। इस तरीके से अगर हम फसल 2-3 करके लगाते हैं तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाती है। एक फसल हम बेच भी लेते हैं, दूसरा हमें नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग से भी हम अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं। अब इसी तरीके का दूसरा फैक्टर हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स, यानी कि पहले कल्टीवेशन कितना था और अब कितना हुआ है। देखिए 1951 में 132 कल्टीवेटेड एरिया था, धीरे धीरे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, ठीक है। और इसको हेक्टेयर्स में भी यहाँ पे इसी को ग्राफिकली बताया गया है कि 1950 या 51 में कितना था, ठीक है। तो उसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। आपने 10th में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या फिर 9th में या फिर 7th में बार ग्राफ जो है उसको बनाने का आपने मैथ्स में देखा होगा। तो इकोनॉमिक्स और मैथ्स का बहुत ही गहरा रिलेशन है। तो इसी को ग्राफिकली आपने देखा है कि रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ग्राफिकली कैसे बनाना है ये आपको सीखना पड़ेगा, और ये इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा काम आता है आगे चल के। तो हम देखते हैं कि 90s के लास्ट में इंडिया में क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो हमारा प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो एकदम से बूम करके आगे बढ़ा, क्योंकि हमारे इंडिया में मॉडर्न टेक्निक्स आई। मॉडर्न टेक्निक्स आई, जैसे कि HYV सीड्स, यानी कि हाई एल्डिंग वेराइटीज की सीड्स, यानी कि बहुत अच्छी वेराइटीज के बीज। उसके बाद फर्टिलाइजर्स आए। वैसे तो गोबर को भी फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन फर्टिलाइजर्स आए। फसल में कीड़े लग जाते थे तो पेस्टिसाइड्स यूज करना स्टार्ट किया। डैम्स बनाए गए इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी लाई गई, पंप सेट किए गए, चैनल्स बनाए गए, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया, फिर ट्रैक्टर, फार्म मशीनरी आई। तो पहले हल से हम खेत जोतते थे, लेकिन जब ये सारी चीजें हमने यूज की ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, तो जो हमारी सेम लैंड में प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई, डबल प्रोडक्शन। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो इंडिया की एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग की स्थिति थी वो कैसे एकदम से बदल गई, ठीक है। मॉडर्न टेक्निक्स लाई गई बाहर के देशों से, कि ठीक है आप किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल सीड्स जो थे और इरिगेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड थे उनको चेंज किया गया। देखिए अब high yields were possible only from a combined HYV
हाई यील्डिंग सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सब आए। तो फार्मर्स जो थे पंजाब और हरियाणा और यूपी के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के पहले फार्मर्स थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग की मेथड को अपनाया। ठीक है, यहाँ पे इन रीजन्स पे ट्यूबवेल सेट किए गए इरिगेशन के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए, और HYV सीड्स का यूज किया गया, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया, मशीनरी लाई गई, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, हार्वेस्टिंग के लिए कि जल्दी से हार्वेस्टिंग हो सके, हाथ से करते हैं बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और पालमपुर विलेज में, यानी कि हम इमेजिनरी विलेज की कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अगर गेहूं की फसल उगी वो ट्रेडिशनल वैरायटी से 1300 किलो पर हेक्टेयर निकलती थी, पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से जब की गई खेती तो 3200 केजी, यानी कि 1300 केजी से 3200 केजी, इतने का डिफरेंस आया। यानी कि ये लगा लीजिए दो गुने से भी ज्यादा का डिफरेंस आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सरप्लस मिला मार्केट में इसको बेचने पे। अब बताइए, विल लैंड सस्टेन, यानी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से कितना ज्यादा फर्क पड़ा। अब लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, अब हमें इसको यूज करने में केयरफुल रहना पड़ेगा। साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस, यानी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने ओवर यूज किया है काफी सारे नेचुरल रिसोर्स को। अगर हम पेस्टिसाइड्स का और केमिकल्स का ज्यादा यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, हार्मफुल होगा हमारे लैंड के लिए, यानी कि हमारी जमीन के लिए हार्मफुल होगा। सॉइल की फर्टिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज हो रहा है, और ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज होगा ट्यूबवेल से, इरिगेशन से, तो उससे भी जो जमीन है वो खराब होगी, सॉइल की फर्टिलिटी खराब होगी। ठीक है, तो क्या है कि एक बार अगर ये चीजें खत्म हो गई तो ये दोबारा से रिस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए हम लैंड की रिसोर्स का ज्यादा अधिक इस तरीके से शोषण ना करें। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीजों का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई पालमपुर विलेज में, यानी कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हम काऊ डंग को भी क्या बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। ठीक है, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी बाद हमें, काफी सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसके बाद हमें क्या जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेस्टिसाइड्स की। अब लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया फार्मर्स के बीच में पालमपुर में, तो आपको पता होगा कि लैंड जो है सभी के पास सफिशिएंट लैंड नहीं था। ठीक है, पालमपुर विलेज में 450 फैमिलीज रहती हैं, 450 फैमिलीज रहती हैं, उसमें से 1/3 फैमिलीज आर लैंडलेस, यानी कि 450 में से 1/3 फैमिली जो है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है खेती के लिए। 150 फैमिलीज हैं, मोस्ट ऑफ 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। 150 के पास लैंडलेस है वो 450 में से, और 250 फैमिलीज कल्टीवेट सेम प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। 240 जो फैमिलीज हैं उनके पास क्या है, 2 हेक्टेयर की ही जमीन है। ठीक है, जो कि बहुत कम है, तो उससे एडिक्वेट जो इनकम भी नहीं आ पाती है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर।
छोटे छोटे बहुत सारी जमीनें हैं यहाँ पे, ये एक फार्मर की हो गई, ये दूसरे की हो गई, उस तरीके से। अब यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े एरिया भी हैं प्लॉट्स के, जो कि बड़े फार्मर्स के पास हैं, ठीक है। अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। तो मतलब कुछ जो बड़े किसान हैं उनके पास क्या 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा की जमीन है, और कुछ के पास 2-2 हेक्टेयर है, और किसी के पास जमीन ही नहीं है, ठीक है। ये जो स्टोरीज है ये आप बीच बीच में पढ़ सकते हैं। गोविंद वॉज अ फार्मर विद 2.2 हेक्टेयर एंड लार्जली अनइरिगेटेड लैंड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 सन्स। तो जब गोविंद के बाद गोविंद ने अपने बेटों के बीच में When गोविंद डिवाइडेड हिज 3 sons, तो गोविंद ने अपने बेटों को जब जमीन बांटी तो उसके पास सबके पास कितना 0.5 हेक्टेयर की जमीन पड़ी, ठीक है, जो कि उनकी लिविंग के लिए बहुत कम थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, एक्स्ट्रा काम भी करते थे। इसी तरीके से किसी फार्मर के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास है बहुत कम है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है। तो वहां पे हर तरीके के फार्मर्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि लेबर कौन प्रोवाइड करवाता है, पालमपुर विलेज में जो लेबर्स हैं वो कौन प्रोवाइड करवाता है। तो अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे, ये इसको कहते हैं पाई चार्ट, ये कल्टीवेटेड एरिया है और ये नंबर ऑफ फार्मर्स है। तो देखिए मीडियम, लार्ज और स्मॉल फार्मर्स इतने हैं, ये जो इस डार्क लाइन में आपको दिख रहा है, और उसके बाद मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स की ये लाइन है। तो अब 55% यहाँ पे देख रहे हैं कल्टीवेटेड एरिया जो है किनके द्वारा है, मीडियम, स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स के द्वारा, और जो नंबर ऑफ फार्मर्स जो कि बड़े फार्मर्स हैं उनके द्वारा जो कल्टीवेटेड एरिया है वो 44.6 है। तो ये इस तरीके से पाई चार्ट में दिखाया गया है। अब यहाँ पे बात आती है वो विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करता है। तो लेबर वो प्रोवाइड करता है जो कि जिनके पास जमीन नहीं है। पहली तो बात है लैंडलेस फार्मर्स, ये लेबर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आ जाता है लेस एरिया, जिनके पास एरिया कम है, तो वो दूसरों की जमीन पे जाके काम करते हैं, ठीक है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर द फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड, यानी कि ये फार्मर्स जाते हैं किनके पास, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, ठीक है। मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास, या लैंडलेस और जिनके पास कम एरिया है वो फार्मर्स वहां पे जाते हैं। जिनके पास लोग ज्यादा हैं लेकिन एरिया कम है तो वो फार्मर्स वहां पे जाते हैं और उनकी जमीन पे वो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड, इंस्टेड दे पेड वेजेस। अब उसके बदले क्या करते हैं वो, अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। दलाला है, एक लैंडलेस फार्मर है, वो वर्क्स ऑन डेली वेज इन पालमपुर। अब उसका मतलब क्या है कि उसका डेली का काम क्या है, उसका डेली का काम है काम ढूंढना, ठीक है। तो वो क्या है, द मिनिमम वेज फॉर फार्मर्स सेट बाय द गवर्नमेंट इज 300 पर डे, 300 रुपीज एक दिन में मिलेगा मिनिमम वेज। मिनिमम वेज क्या होता है, मिनिमम वेज वो होता है कि सरकार के द्वारा सेट किया गया कम से कम इतना पैसा, तो 300 रुपए पर दिन तो मिलना ही चाहिए। ये किसके द्वारा सेट किया गया, सरकार के द्वारा।
ठीक है। लेकिन दलाला को सिर्फ 160 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 160 रुपीज मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये नाइंसाफी हो रही है दलाला के साथ कि सरकार ने तो 300 रुपए सेट किया है, लेकिन दलाला को सिर्फ 160 रुपए मिलते हैं काम करने के लिए, उससे ज्यादा कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी काफी सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। Crops grown on land, instead they are paid wages by the farmer for whom they work. Wage can be in cash और crop, यानी कि या तो वेज यानी कि उनको जो सैलरी यानी कि इनकम जो उनको मिलती है तो वो कैसे मिलती है? या तो कैश यानी कि पैसे मिलेंगे, या फिर उन्हें काम करने के बदले में फसल दे दी जाएगी यानी कि क्रॉप। ये दो चीजें हैं कि या तो उन्हें पैसे मिलेंगे या उन्हें फसल दे दी जाएगी। There is also a wide variation in the duration of employment. A farm labor might be employed on daily basis for one particular farm activity like harvesting or the whole year. तो जो फार्म लेबर है उनको डेली बेसिस पे मतलब पैसे मिलते हैं या तो एक एक्टिविटी के लिए या फिर उन्हें पूरे साल के लिए रखा जाता है और उसके बाद उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं उनके काम के। अब उसके बाद हम देखते हैं जो हैवी कंपटीशन है काम के लिए, तो पालमपुर में हैवी कंपटीशन है काम के लिए फार्म लेबर्स के पालमपुर में। तो लोग क्या करते हैं, यानी कि काम कम है और वर्कर्स ज्यादा है। तो जो मालिक होगा वो क्या कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें काम देता हूं। अब सरकार ने कितना सेट किया है? 300 रुपीज। एक वर्कर फर्स्ट वर्कर बोला मैं तो 300 लूंगा क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है। दूसरे ने कहा कि ठीक है मैं 200 में कर दूंगा, मुझे काम नहीं मिल रहा है, खाली बैठने से अच्छा है कि मैं कुछ काम ही कर लूं। लेकिन दलाला आया, उसने कहा मैं 180 रुपीज में काम करने के लिए तैयार हूं। तो अब ये जो एम्प्लॉयर है यानी कि ये जो मालिक है ये किसको काम देगा? ये इसको ही कहेगा ना ये इसी को कहेगा जो 180 में करने के लिए तैयार है। दलाला को ही कहेगा कि ठीक है तुम ही कर दो। दलाला को ही कहेगा कि ठीक है तुम ही कर दो। अब कैपिटल की जरूरत है क्या? कौन से कैपिटल्स की जरूरत है फार्मिंग में? सबसे पहले तो जो छोटे फार्मर्स हैं उनको मनी अरेंज करनी पड़ती है, पैसों की जरूरत होती है। ठीक है। और ये पैसे लेते हैं किससे? बड़े किसानों से। अब बड़े किसानों से जो पैसे लेते हैं या मनी लेंडर से जो पैसे लेते हैं तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कई सारी योजनाएं चलाई कि किसानों को मुफ्त में लोन मिलेगा। किसान कार्ड चलाए कि किसानों को किसी और से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े। कई बार किसानों का कर्जा भी माफ किया गया। ठीक है। तो उनको लोन देने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि कई बार क्या होती है फसल खराब भी हो जाती है। फसल खराब भी होगी लेकिन आपने पैसे लिए तो आपको तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। कई बार बारिश ज्यादा हो गई, कई बार सूखा पड़ गया तो फसल भी खराब हो जाती है। In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own saving from the farming. तो जो छोटे किसान होते हैं उनकी जगह जो बड़े किसान होते हैं उनके पास तो अपनी सेविंग होती है, अपने पैसे होते हैं, तो वो लगा लेते हैं पैसे। They able to arrange the capital needed, तो वो आराम से जो कैपिटल्स या जिस चीज की जरूरत होती है उसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है। उनको कई सारी चीजें अरेंज करनी है, जैसे कि मशीनरी अरेंज करनी है, फिर सीड्स अरेंज करने हैं, फिर उनको इरिगेशन के लिए भी चीजें चाहिए।
तो वो कैसे अरेंज होगी? इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि द रिटेन अ पार्ट ऑफ व्हीट ऑफ द फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस व्हीट। यानी कि अगर किसी ने 100 केजी गेहूं का उत्पादन किया, यानी कि व्हीट का प्रोडक्शन किया, और उसकी फैमिली की कंजम्पशन यानी कि वो 40 केजी ही खाता है साल में, कंजम्पशन है, तो 100 माइनस 40, उसके पास 60 केजी बचा, तो वो 60 केजी क्या करेगा, बेच देगा। तो यही हो गया सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर जितने की उसको जरूरत है वो उतना रख लेगा और बाकी जो है वो बेच देगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए तेजपाल सिंह जो है एक बड़े किसान है, ठीक है, और उनका जो है 350 क्विंटल गेहूं आता है, सरप्लस है सभी जमीनों से। तो वो अपना जो सरप्लस व्हीट है वो रायगंज मार्केट में बेच देते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा फायदा होता है। अब व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग्स? तो तेजपाल सिंह क्या करते हैं इस पैसों का? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैज पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। पिछले साल उन्होंने बैंक अकाउंट में रखा, बाद में उन्होंने अपनी सेविंग को यूज किया, ठीक है, फार्मर्स जैसे कि सविता को देने के लिए जिसको जरूरत थी लोन की, ठीक है, और उन्होंने अपनी सेविंग को दूसरे वर्किंग कैपिटल्स को अरेंज करने के लिए भी यूज किया अगले सीजन में। तो इस साल तेजपाल सिंह का क्या काम है? उनका काम है कि वो अर्निंग्स से बचा के नया ट्रैक्टर खरीदेंगे और एक फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा, अपना फिक्स्ड कैपिटल वो बढ़ा लेंगे। अब वो ट्रैक्टर को रेंट पे भी दे सकते हैं आगे तेजपाल सिंह जी, ठीक है। तो तेजपाल सिंह जी और दूसरे जो बड़े फार्मर्स हैं और मीडियम फार्मर्स हैं वो अपना सरप्लस फार्म बेच के अपनी अर्निंग को बचाते हैं और कैपिटल खरीदते हैं अगले सीजन के लिए। तो वो अरेंज करने में आसान हो जाता है कैपिटल फार्मिंग को, ठीक है। और उसके बाद वो खरीद सकते हैं क्या क्या चीजें, यानी कि गाय भैंस भी खरीद सकते हैं, ट्रक भी खरीद सकते हैं, अपनी दुकानें खोल सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर सेविंग करेंगे तो सेविंग से कई सारी चीजें वो बाय कर सकते हैं, यानी कि सेविंग होगी तभी इन्वेस्टमेंट होगा, सेविंग होगी तभी इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट उनका डबल होगा, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जो बड़े फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, उन पैसों का अपना इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद अपना जो प्रॉफिट है वो डबल करते हैं। उसके बाद आती है नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर में जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है कौन सी है? तो डेयरी है, डेयरी एक दूसरी एक्टिविटी है, पहली मतलब दूसरी कॉमन एक्टिविटी है जो कि पालमपुर में है, ठीक है। तो वहां से बफेलोज को अलग अलग तरीके की घास, ज्वार, बाजरा जो भी ग्रो करते हैं वहां पे किसान रेनी सीजन में, तो जो मिल्क है वो रायगंज में बेच के आते हैं। तो रायगंज के लोगों को क्या मिल जाता है, मिल्क मिल जाता है, और यहाँ के लोगों को बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो 2 traders from Shahpur towns have set up collection from Cum chilling center रायगंज from where the milk transported। तो यहाँ पे इन्होंने क्या खोल ली, डेयरी खोल ली। अब डेयरी भी एक बिजनेस है, डेयरी भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। उन्होंने डेयरी खोली, वो रायगंज को मिल्क सप्लाई करते हैं, मिल्क होगा, फिर कर्ड होगा, फिर पनीर होगा, ठीक है। तो यहाँ से इनका एक बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई एक तरीके से, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग।
अब यहाँ पे जैसे हम इसको देखते हैं, इस वाले ग्राफ को देखते हैं, देखिए जैसे कि एक साल में प्रोडक्शन कितना हुआ, 100 kg हुआ, कंजम्पशन हुआ 40 kg और 60 kg उनका सरप्लस है। तो वो अगले साल जो है सरप्लस 60 kg कैपिटल जो है वो काम आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 120 kg प्रोडक्शन हुआ, कंजम्पशन उन्होंने 40 किलो खाया, तो 120 में से 40 गए, 80 kg, 80 उनका सरप्लस होगा और 80 वो नेक्स्ट ईयर उनको काम आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें निकालना है सरप्लस इज इक्वल टू प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन, यानी कि प्रोडक्शन यानी कि जितना उन्होंने उत्पादन किया है और जितना उन्होंने प्रयोग किया है। तो जितना उत्पादन था और जितना प्रयोग हो चुका है, यानी कि जितना उपयोग, उत्पादन माइनस उपयोग, ठीक है। जितना उत्पादन किया उसमें से जितना उपयोग हो चुका है, तो जो बच गया वो अगले साल के लिए काम आएगा, ठीक है। तो एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो अभी हम लेस देन 50 पीपल्स आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। 50 से भी कम लोग हैं मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। बहुत से सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स यूज किए गए हैं पालमपुर की मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम देखते हैं कि स्मॉल स्केल पे भी बहुत सारे कारोबार चलते हैं, आपको पता है हमारे देश में। तो जनरली लेबर हायर किया जाता है, यानी कि मिसाल है जिसने परचेज किया है एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन, ठीक है, जो कि किस पे चलती है, बिजली पे, और सेटअप इन हिज फील्ड, उसने अपने जमीन पे लगाया। और शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकर्स। तो पहले वो वैसे क्रश किया जाता था ट्रेडिशनल मेथड से, बाद में उन्होंने एक मशीनरी खरीदी। तो क्या किया, लोगों ने प्रेफर किया कि मशीन्स को लोगों ने प्रेफर किया आजकल में। तो मिसाल जो है उसने बाय किया शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इनटू जैगरी। उसके बाद उसने शुगर केन मतलब कि गन्ना जो है दूसरे फार्मर्स से खरीदा और उसके बाद वो गन्ने से क्या बनाने लग गया, गुड़ बनाने लग गया। अब उसने गुड़ जो है वो शाहपुर के ट्रेडर्स को बेचा। इस प्रोसेस में जो मृषाल को प्रॉफिट होने लग गया थोड़ा बहुत, तो ये उसका एक बिजनेस चल गया, ठीक है। बिजनेस किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब जो शॉपकीपर्स है पालमपुर में, जो कि क्या बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं, चावल बेचते हैं, चीनी, चाय पत्ती, बिस्किट, तेल, साबुन, ये सारी चीजें बेचते हैं। तो ये शॉपकीपर्स जो हैं वो खुद प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो खरीदते हैं, लाते हैं पास के गांव से या पास की सिटीज से सामान को लाते हैं होलसेल में लाते हैं, देन उसको सेल करते हैं। पहले परचेज करते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं, ठीक है। पहले परचेज करते हैं शॉपकीपर्स होलसेल में और उसके बाद सेल करते हैं रिटेल में, यानी कि एक साथ बहुत सारा माल खरीदते हैं और उसके बाद खुला बेचते हैं, ठीक है। तो होलसेल में परचेज करते हैं, उसके बाद रिटेल में सेल करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी अपनी दुकान खोल दी बस स्टैंड के पास और उसपे ईटेबल्स यानी कि खाने पीने की चीजें बेचने लग गए। तो ये शॉपकीपर्स हो गए पालमपुर में। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है बहुत ही फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है और पालमपुर में ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी है। लोगों ने क्या खरीद लिया है, कनेक्टिंग टू पालमपुर रायगंज। तो व्हीकल्स जो हैं वो चलने लग गए हैं, जैसे कि पहले रिक्शा वाला, तांगा वाला होते थे, ठीक है। तो जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स और लोगों ने जो घोड़े गाड़ी होती है या फिर बैलगाड़ी होती है, बॉगी होती है, ऐसी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वहां पे। तो लोग क्या करते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं, पैसे देते हैं।
तो द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर लास्ट सेवरल ईयर, यानी कि लोगों ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अब गाड़ी चला के वो पैसे कमाने लग गए। अब किशोरा जो है एक फार्म लेबर है। दूसरे फार्मर्स की जगह किशोरा फाउंड डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स, यानी कि किशोरा की उतनी कमाई नहीं हो पाती थी। तो उसके बाद किशोरा ने एक लोन लिया बैंक से, और उसके बाद गवर्नमेंट प्रोग्राम से जो कि चीप रेट पे मिल रहा था लोन, तो लैंडलेस लेबर्स के लिए उसने बफेलो खरीद लिया और अब वो बफेलो का मिल्क बेचता है। क्या करता है? बफेलो का मिल्क बेचता है। तो उसका क्या काम हो गया? एक तरीके से डेयरी का काम हो गया, डेयरी का काम हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि लोग कर सकते हैं। एक विलेज एक है, लेकिन वेराइटीज ऑफ पीपल है। कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, कोई डेयरी का काम कर रहा है, कोई फार्मिंग का काम कर रहा है, कोई किसी की जमीन पे लेबर है, कोई किसी चीज का काम कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है। तो इसी तरीके से आप अपने आसपास में काफी सारे लोगों को काफी सारे अलग अलग काम करते हुए देखते होंगे। तो वो सब या तो मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सर्विस में, किसी सर्विस यानी कि किसी की सेवा करना। जैसे दुकान जो होती है वो एक सर्विस है, ठीक है, किसी की सेवा करना। आप कहीं से सामान लाते हैं ना, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर बांटते हैं या फिर आप लोगों को सर्विस देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर कंजम्पशन में, सबका कोई ना कोई हाथ होता है। तो आप कोई भी काम अगर देख लीजिए तो वो इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। या तो कोई बना रहा है चीजें, या फिर कोई बनी हुई चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर उनको कोई यूज कर रहा है। तो पूरी जो इकोनॉमिक्स है वो इन्हीं पे डिपेंड करती है। अगर कोई बनाएगा और कंजम्पशन करने वाला कोई नहीं होगा तो वो सामान वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बना है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई नहीं है, तो लोगों की नीड्स जो है, जहां पे लोग कंजम्पशन करने वाले लोग हैं, उन तक वो चीजें पहुंच नहीं पाएंगी। तो तीनों का एक मेन रोल होता है, तभी जाके ये जो इकोनॉमिक्स है ये एक गोल पहिए की तरह है, गोल चक्र की तरह है, जहां पे ये सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। आपको ये जो हमारा सेशन है और इकोनॉमिक्स का ये जो हमने सोचा है कि इस तरीके की सीरीज हम लेके आएंगे, आपको ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।